ओके, सबसे पहले ना हम जाएंगे कि पहले डाटा लें। ठीक है। आपकी क्रॉप कौन सी है फखरुल इस्लाम? अच्छा, आपका कौन सा? सिट्रस रेटिकुलेटा। फर्ज किया आपके पास जीन आईडी है आपके पास? रा फाइल, जो रा वाला डाटा है। अच्छा, किसके पास है रा वाली जीन आईडीज? अपनी क्रॉप की, जो आपने ओरिजिनल पहले आईडी डाउनलोड करते हैं ना, जब हम डोमेन सर्च करते हैं तो एक फाइल आती है। उसको बाद में हम रीनेम करते हैं। रीनेम करने से पहले जो आप, हाँ, टेबल भेज दें अपना, जो आपने वो बनाया होता है एक्सेशन टेबल। वो, हाँ, या वो वर्ड पे बना लेते हैं या एक्सेल पे बना लें। तो वो अगर किसी के पास है तो वो मुझे भेज दे। ठीक है। अच्छा, ताकि मैं आपका ही क्रॉप के ऊपर ही मैं एक साथ एनालिसिस कर लूं, ताकि आपको समझ आए कि अनोवा हो। अच्छा, अनोवा और टी टेस्ट में फर्क क्या होता है? दो डिफरेंट। फर्ज किया अब हमने ये मालूम करना है कि एसन और हमाद में क्या फर्क है। तो हम टी टेस्ट लगाएंगे। हम कहेंगे इन सब लड़कों में आपस में क्या फर्क है, अनोवा लगाएंगे। अच्छा, टी टेस्ट और अनोवा के अंदर हमने ये मालूम करना है, अब मुझे लगता है गलत जगह आ गई है। ठीक है। तो टी टेस्ट और अनोवा के अंदर ये फर्क है कि दूसरे सारे बड़े खुश हुए सी। तो टी टेस्ट और अनोवा के अंदर ये फर्क है कि टी टेस्ट में हम दो दो का कंपैरिजन करते हैं, जबकि अनोवा के अंदर दो से ज्यादा, तीन या 20 का, इससे ज्यादा। अच्छा, हम क्या मालूम करते हैं? फर्ज किया हमने मालूम क्या करना है। हमने मालूम क्या करना है कि फर्ज किया हमने हमने 10 बंदों में से कुछ बंदे सिलेक्ट करते हैं। मैंने क्या पहले भी अनोवा के बारे में बताया था। अच्छा, पी क्या होती है इसके अंदर, है ना, पी की वैल्यू मालूम करनी। पी कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग समथिंग। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग समथिंग। फर्ज किया हमारे पास यहाँ पर आप लोग हैं, ये सारे के सारे आप चिट्टे हैं, इंक्लूडिंग बोथ मेल एंड फीमेल। अगर कोई एक काला हो तो उसके अगर हम बाहर से फाइंड कर, हम अगर तालाब के अंदर मछलियां हैं, 100 चिट्टी है, एक काली है। ठीक है। तो अब क्या होगा कि काली की जब हम भी नीचे वो करेंगे, लगाएंगे हम पकड़ने के लिए जाल बिछाएंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि एट टाइम एक मछली बाहर आनी है। कितनी बार चांसेस है कि काली मछली आए, और कितनी बार चांसेस है कि चिटी क्योंकि 99% चिटी है और एक काली है, तो ज्यादा चांसेस किसके हैं? ठीक है। इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी। किसी किसी क्लास के अंदर, किसी चीज के अंदर, किसी चीज को फाइंड करने की फ्रीक्वेंसी, उसे हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। अगर हम हर बार में इसमें से कोई भी बच्चे का रिजल्ट लूं और वो सारा अच्छे क्रिकेटर हो, ठीक है, तो सारा डाटा एक ही तरह का हो, तो पी की वैल्यू 0.05 से ऊपर आएगी। तो पी की वैल्यू क्या आएगी? इट मीन सारे प्लेयर एक जैसे हैं, सारे प्लेयर अच्छे हैं। सारे प्लेयर हैं तो अच्छे, लेकिन एक जैसे हैं। इनमें से किसी को भी खिला लिया जाए, इनमें से कोई भी 11 सिलेक्ट कर लिए जाए, रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है। ऐसा नहीं कह रहा है, वैसे मैं कह रहा हूं, अगर 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 ऐसा हो तो उनमें से कुछ बच्चे निकम्मे हों, कुछ अच्छे हों, तो क्या होगा? फिर पी की वैल्यू 0.05 से नीचे आएगी। तो फिर हमें अनोवा के बाद हमें अब मालूम करना पड़ेगा कौन से अच्छे हैं, और उसकी पूरी ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। उसकी क्या करनी पड़ेगी? जो अच्छा, उस ग्रुपिंग को सबसे ऊपर वाला अच्छा होगा, फिर हम कहेंगे कि ये दरमियान वाले और ये निकम्मे हैं। उसको बकायदा ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। ये काम हम करते हैं अनोवा से। अनोवा से क्या करते हैं? फर्ज किया लाहौर कलंदर वाले ट्रायल लेते हैं और 2000 बच्चों का डाटा आता है हमारे पास, और हर 2000 बॉलर बॉलिंग करवाते हैं और कहते हैं कि एक एक घंटा आपने बॉलिंग करानी है। तो फिर ये देखते हैं कि कितनी बॉल इसने स्विंग करवाई,
कितने परसेंट इसको अगर स्पिनर है तो वो गुगली कराई। तो या बता रहा हूं, जो एक्सपर्ट है उनको पता होता है कि हर बॉल के ऊपर वो एक डाटा जनरेट करते जा रहे हैं। फिर देखते हैं कि उसको एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं उसका, कि कितने परसेंट गुगली हुई, कितने को, उसको फिर हम अनोवा लगाते हैं। फिर अनोवा के मुताबिक हमें पता चल जाएगा कि इन सारे प्लेयर के अंदर वेरिएशन है, वेरिएबिलिटी है। नहीं नहीं लगी समझ। और वो वेरिएबिलिटी को आइडेंटिफाई हम कैसे करते हैं, अनोवा के अंदर। फिर हम देख रहे थे ओके ये दो प्लेयर मुझे अच्छे लग रहे हैं, इन दोनों में से एक सिलेक्ट करना है। फिर हम टी टेस्ट लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, ठीक है। फिर आखिर में पता चल जाता है कि एसन और हमाद में से हमने एक को बंदे को सिलेक्ट करना है जो ज्यादा चवड़ है। समथिंग लाइक दैट ना। तो फिर हमने वो सिलेक्शन बेस्ड ऑन, ठीक है। समझ आ रही है, ये होता है अनोवा। ये क्या होता है, एनालिसिस ऑफ वेरिएशन, एनालिसिस ऑफ वेरिएशन हमने मालूम करनी है। समझ आ रही है आप लोगों को। यहां पर कोई कंफ्यूजन किसी को। हमने अनोवा में क्या करना है कि हमने वेरिएशन के अंदर एनालिसिस करना है, और एनालिसिस की बेस के ऊपर एक वैल्यू आएगी, और उसको प्रोबेबिलिटी वैल्यू कहते हैं। अगर तो पी की वैल्यू 0.05 से कम आए, इट मीन उसके अंदर वेरिएशन है। अगर पी की वैल्यू 0.05 से ऊपर आए, इट मीन्स ऑल आर सेम, देर इज नो वेरिएशन इन द डाटा, देर इज नो वेरिएशन, ईच ट्रीटमेंट इज गुड। किसी को भी हम यूज कर ले, फर्ज किया आपने एक इंसेक्टिसाइड की स्प्रे की पौधों के अंदर, 95% या 85% इंसेक्ट किल हो गए। दूसरी इंसेक्टिसाइड की स्प्रे की, उससे 84% किल हो गए। तीसरी से 85.2% किल हो गए। लेकिन सबका सेम तरह का रिजल्ट आ रहा है। लेकिन एहसन इकबाल ने इंसेक्टिसाइड की स्प्रे की, कोई नवी इसने नई इंसेक्टिसाइड केमिस्ट्री इसने इंट्रोड्यूस करवाई, और उससे 96% इंसेक्ट जो है किल हो गए। अब क्या होगा, अब डाटा जो है उसके अंदर वेरिएशन आ गई है। इट मीन देयर इज वन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, एटलीस्ट वन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर, एटलीस्ट वन। ये दो भी हो सकती है, दो की 96 95 आए, बाकियों की 80 80 पर, तब भी पी की वैल्यू 0.05 से कम ही आएगी। एटलीस्ट समथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम, अगर एक ही तरह का डाटा आ रहा है तो पी की वैल्यू 0.05 से कम आएगी। समझ आ रही है आप लोगों को। अच्छा, अब हमने इसको डाटा, इस तरह जीन एक्सप्रेशन का डाटा भी हमने इसलिए मालूम करना है। तो हम जाते हैं एनसीबीआई जियो में, हम गए एनसीबीआई जियो, और यहां पर हमने इसको क्लिक किया। कौन सी क्रॉप है हमाद आपकी, एरिका पपाया, ठीक है। अब ये एरिका पपाया है क्या, क्वेश्चन। ये एक पाया है, ठीक है, तो पाया है। अब हमने ये चेक, अच्छा अब आप किस जीन पे काम कर रहे हो, PR1 पे। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम PR1 जीन की कैरेक्टरिस्टिक करनी। अब PR1 के फंक्शंस क्या होते हैं, सारे PR1 पैथोजन से रिलेटेड होते हैं, या कुछ ऐसे जीन भी आइडेंटिफाई हुए हैं जिनका काम अदर देन पैथोजन हो, जिनका रेगुलेटरी रोल हो, हार्मोनल इंटरेक्शनल का रोल हो, कोई स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का रोल हो। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि सिर्फ हर PR1 जीन का फंक्शन यही नहीं होगा पैसेंजर वाला, लेकिन नॉर्मली ये नोन होता है कि PR1 के अंदर कुछ ऐसे जीन्स होते हैं दैट प्ले अ रोल इन डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन। PR1 का रोल जो डिस्क्राइब है। अच्छा अब हमने देखना है, अच्छा अब जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, यहां पर हमने एक और चीज नोवा हमने क्या करना है, अब हमारे पास कंपैरिजन करना है कि 10 15 जीन्स है, उनका जो एक्सप्रेशन है बिटवीन कंट्रोल एंड ट्रीटेड डिफरेंट है या कम। बस के एक कंट्रोल हमने एक्सेल को लगा दिया, MMR आ गया, ट्रीटेड दोनों प्लांट्स है, एक को ट्रीट कर दिया, एक को। अब हमने देखना है कि जीन का एक्सप्रेशन अगर हमारे के अंदर इसके ऊपर हमने इसको कोल्ड जगह पे लिखा है, और हमाद को नहीं, दोनों सेम तरह की प्लांट है, एक को कोल्ड के अंदर ले लिया, एक को कोल्ड के अंदर। अब हमें देखना है कि कौन से ऐसे जीन्स हैं जो डिफरेंशियली एक्सप्रेस हो रहे हैं, वो मालूम करने हैं। वो हमने डिफरेंशियली एक्सप्रेस कौन कर रहा है, वेरिएशन
अनोवा की वैल्यू अगर 0.05 से कम आई है, इट मींस डिफरेंशियली एक्सप्रेस्ड है। वो जीन्स क्या है, उनमें से कुछ ऐसे जीन्स हैं जो दूसरों से डिफरेंट है। अच्छा, टी टेस्ट में भी करेंगे हम, इन दोनों का टेस्ट टेस्ट लगाएंगे। अगर तो पी की वैल्यू 0.05 से कम आ गई, इनमें दोनों के अंदर जीन का जो एक्सप्रेशन है ना वो डिफरेंट है। अगर पी की वैल्यू 0.05 से ऊपर आ गई, इट मींस कंट्रोल और ट्रीटेड दोनों के अंदर, इस जीन के अंदर कोई वेरिएशन नहीं आई, कोई जीन के चेंज एक्सप्रेशन के अंदर चेंज नहीं आई। इट मींस दिस जीन हैज नो रोल ड्यूरिंग दैट स्पेसिफिक स्ट्रेस, ड्यूरिंग दैट स्पेसिफिक स्ट्रेस। अगर आपके जीन का एक्सप्रेशन हाई हो जाता है कोल्ड के दौरान, इट मींस दिस जीन हैज अ रोल ड्यूरिंग। अच्छा, अब यहां पर पढ़ लिया, यहां पर हमने बाहर अनाउंस हो जाएंगे मैच है, हम इसे 0.05 का भी कोई खास रोल नहीं है, ठीक है, कोई खास रोल नहीं है, ठीक है। 0.05 से ऊपर शो का भी कोई, इट मींस दैट बोथ आर हैविंग द सेम लेवल ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। समझ आ रही है आपको, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया ना। आप रेवोल्यूशन, आप रिसर्च के अंदर ना, किसी भी तरह की रिसर्च के अंदर आप रेवोल्यूशनाइज आ जाओगे, आप रेवोल्यूशन लेकर आ जाओगे जब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट लगाया, आपने देखा कल, इस तरह मैंने कहा था कि आपने दो पौधों को टेस्ट, एक के अंदर कोल्ड सेल दिया, एक को ऑक्सीजन का टेस्ट दिया, एक को नहीं दिया। मैंने कहा था ऑक्सीजन का लेवल कम या ज्यादा हो गया तो उसके ऊपर भी रोगा लग सकता है, उसके ऊपर भी टी टेस्ट लग सकता है। सिर्फ जीन एक्सपेरिमेंट में टी टेस्ट नहीं लगता, हर हॉर्टिकल्चरल काम। फर्स्ट आपने देखा कि आपने कटिंग की लगाई, आपने देखा कि मैंने ऑक्सीजन के डिफरेंट लेवल कटिंग के ऊपर लगाए। अब आपने देखना है कि 10 कटिंग लगा के, 10 कटिंग थी, उसको सेम लेवल ऑफ ऑक्सीजन दिया। फिर अगली 10 थी, उनको भी सेम, उनको अगर पहले को 0 दिया, उसको 0.5 दिया। अगली 10 को 1 दी, 1 mg पर लीटर का सोल्यूशन के अंदर डिप करके। फिर अगली को 10 को 1.5 mg। अब आपने देखना है कि उन 10 में से कितने परसेंट जो है ना कटिंग जिसके अंदर रूटिंग हुई है, ठीक है। आपने देख लेना 10 में से 5 के अंदर रूटिंग हुई है, 5 डेड हो गई है। इट मीन इसकी इस सोल्यूशन की एफिशिएंसी 50% है। अगर दूसरे में 75% है, तीसरे की 88% है, चौथे की 100% है, ठीक है। जब उससे ज्यादा जाते हैं, फर्ज किया 2 पे, फिर 80 रह जाती है, इट मीन अब उसका नेगेटिव इफेक्ट स्टार्ट होना शुरू हो गया है। अब उसका नेगेटिव, अब हमने ऑप्टिमम कंडीशन लेनी होती है। ऑप्टिमम कंडीशन का मतलब होता है मिनिमम इनपुट्स, बेस्ट। ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। अब ये 2 3 4 कंसेप्ट है, अगर ये कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए ना, अब रिसर्च इनोवेशन की फील्ड में ना मराइकल कर सकते हो, रिसर्च में भी, इनोवेशन में भी आप क्या कर सकते हो, मराइकल्स कर सकते हो इसके बारे में ना। अच्छा, अब है जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, व्हाट इज जीन एक्सप्रेशन। जो अपीयरेंस में चेंज आया है, जो अपीयर और जो हम फिजिकली देख सकते हैं उसको जीन एक्सप्रेशन कहते हैं। अच्छा, वो जो पेरेंट्स में जीन चेंज आया है उसे हम जीन एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक हो गया। लेकिन वो कब, उसका फर्स्ट लेवल क्या होता है, डीएनए से आरएनए जो बनता है, अभी पहला प्रोसेस क्या है, ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए बनना, उसके बाद ट्रांसलेशन, प्रोटीन का बनना, फिर वो किसी मेटाबोलाइट डायरेक्शन के अंदर, फिर वो फिनोटाइप आएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, जीन एक्सप्रेशन की स्टडी के लिए सबसे पहले हम आरएनए को स्टडी कर लेते हैं। जितने आरएनए बने हुए हैं ना, फर्ज किया ड्यूरिंग कंट्रोल और ड्यूरिंग कोल्ड ट्रीटमेंट, हम दोनों के दरम्यान कोई एक स्पेसिफिक जीन का जो आरएनए के मालिक्यूल कितने बने हैं, ठीक है। फर्ज किया हमने एक जगह काम करना है, हमें एक ही लेबर की जरूरत है, ठीक है, लेकिन दूसरी जगह हमें 10 लेबर चाहिए। इट मीन देर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द लेवल ऑफ लेबर एट टू डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। इस तरह जीन एक्सप्रेशन है, पर जीन एक्सप्रेशन हमने देखा कि रूट के अंदर एक जीन के एक्सप्रेशन के एमआरएनए के मॉलिक्यूल सिर्फ 2 है, लेकिन लीफ के अंदर 10 है। इट मीन लीफ में उस आरएनए की उन लेबर की ज्यादा जरूरत है,
एज कंपेयर टू रूट्स, एज कंपेयर टू। अच्छा, अब ये बैलेंस किया हुआ है नेचर ने ना अपने आप को। नेचर ने जहां जिसकी जरूरत होती है वहां ही वो एक्सप्रेस होता है, उतनी ही चीज। बैलेंस, बैलेंस का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज जाया ना हो। बैलेंस का मतलब क्या होता है? हमारी जिंदगी के अंदर बैलेंस होगा कि हम थोड़ी रोटी खाएंगे हमारी बॉडी सेहत ठीक रहेगी, ज्यादा रोटी खाएंगे तो अल्टीमेटली हमारे लिए नुकसानदेह है और हम नेचर के मुताबिक बैलेंस में नहीं रहेंगे। जो नेचर का कानून है वो है बैलेंस। वो क्या है? बैलेंस। अल्लाह ताला ने इसलिए हर इंसान को बैलेंस पैदा किया, हर नेचर के हर प्रोसेस को एक बैलेंस। जहां अगर थोड़ा सा फीडबैक मैकेनिज्म रखा हुआ है, अगर किसी जीन का एक्सप्रेशन हाई हो जाता है तो वो डाउन भी कर लेते हैं mRNA, माइक्रो आरएनए क्या करते हैं, उनके एक्सप्रेशन को डाउन भी कर देते हैं, ताकि नेचर के अंदर बैलेंस रहे, ताकि नेचर के अंदर बैलेंस रहे। ये बैलेंस नेचर की एक खसूसियत है। अब हमारे, अच्छा, अब हम आरएनए एसिलेट किया, हमारे पास कंट्रोल था और हमारे पास ट्रीटमेंट था। दोनों से हमने मैसेंजर आरएनए आइसोलेट कर लिया। ठीक है, क्या किया? अच्छा, अब टोटल मैसेंजर आरएनए। अब टोटल का मतलब क्या है? अच्छा, अब मैंने क्या कहा था कि हमारे यहां से लेकर यहां तक हर सेल के अंदर सेम क्रोमोसोम्स हैं। अगर 46 क्रोमोसोम्स यहां वाले सेल के अंदर है ना, इधर भी 46 है, इधर भी 46 है, इधर भी। और हर जीन हर सेल के अंदर है, हर जीन हर सेल के अंदर है, लेकिन हर जीन हर जगह एक्सप्रेस नहीं होता। जब फ्लोएम बनाना है तो फ्लोएम रिलेटेड जीन्स है। फर्ज किया हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर हमारे पास इंजीनियर भी हैं, लैंडस्केप डिजाइनर भी हैं, हमारे पास फर्म है, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी है, वहां पर हमारे एडमिन का बंदे भी हैं, एमबीए वाले भी हैं। अब हर बंदा हर जगह तो नहीं काम करेगा ना, जहां जिसकी जरूरत होगी वहीं पे वो काम करेगा। ठीक है, इसीलिए, लेकिन इसी तरह ही अल्लाह ताला ने सेल के अंदर हर जो जीन है ना हर सेल के अंदर डाला हुआ है, लेकिन हर जगह हर जीन काम नहीं करता। जहां जिसकी रिक्वायरमेंट होती है वो वही एक्सप्रेस होता है। पर किया हमारे इस जगह जीन नंबर 1 जो है ना, जीन नंबर 1 जहां पर mRNA, पर किया जब हमने टोटल आरएनए आइसोलेट किए ना, वो थे 80,000 आरएनए के मॉलिक्यूल कंट्रोल में। लेकिन क्रॉप के अंदर तो 20,000 जीन है। अब आरएनए के मॉलिक्यूल 80,000 कैसे हो गए? अब क्वेश्चन पूछना चाहिए था। मैंने कहा ना कि टोमेटो के अंदर टोटल 20,000 जीन है, लेकिन जब हमने एमआरएनए आइसोलेट किया तो एमआरएनए के मॉलिक्यूल कितने थे? 80,000। अब ऐसा क्यों है? फर्ज के जीन नंबर 1 जो है ना, उसके मॉलिक्यूल एक्सप्रेस हुए हैं, उसके एमआरएनए के मॉलिक्यूल हुए हैं 800। क्या है? 800 क्या है? जीन नंबर 2 जो है उसका 0, उसका मॉलिक्यूल ही नहीं एक्सप्रेस हुआ, वो इस स्पेसिफिक कंडीशन में। ठीक है, जीन नंबर 3 का 400। जीन नंबर 4 के मॉलिक्यूल हुए हुए 20। जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो 80,000 हो गए। कुछ ऐसे जीन है जिनका एक्सप्रेशन हुआ ही नहीं है, क्योंकि वो एक्सप्रेस ही नहीं हो रहे, वहां उसकी जरूरत ही नहीं है। लेकिन कुछ जीन है जिनके एमआरएनए के मॉलिक्यूल ज्यादा एक्सप्रेस हुए हुए हैं। इट मीन वो ज्यादा तादाद में, वहां ज्यादा काम है, वहां उस काम करने के लिए लेबर ज्यादा चाहिए उस तरह की। और इस तरह की लेबर हमें उस सेल के अंदर आइसोलेटेड, समझ गए, आइसोलेटेड सेल्स हैं, आइस वाले जीन्स जो, देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ जी रोल ऑफ जीन 2 इन आई डेवलपमेंट। फर्ज किया मैं कह रहा हूं ना, ठीक हो गया? या इस नॉर्मली। अच्छा, लेकिन जब हमने देखा ट्रीटेड के अंदर है
78,000। जब हमारे एमआरएनए आइसोलेट किए ना तो पता चला कि टोटल एमआरएनए के मॉलिक्यूल कितने थे। कंट्रोल के अंदर 80,000 थे और ट्रीटेड के अंदर। अच्छा, अब ये तो मालूम हुआ कि इस जीन वन के जो मॉलिक्यूल थे ना, जब हमने ट्रीटेड के अंदर मालूम किए तो वो पता चला वो है 40 रह गए। कितने थे? 40। अच्छा, और जीन टू जो है इसके पहले 0 थे, अब यहाँ पर 200 आ गए। अब ये वाला जो 3 वाला जीन्स था, इसके जीन्स जो है वो रह गए 2, इसका 0 हो गया, समथिंग लाइक दैट ना। अच्छा, अब एमआरएनए के मॉलिक्यूल आप काउंट कर लेते हैं। ये कैसे काउंट होंगे कि डीएनए आरएनए हम आइसोलेट करके ना, आरएनए बहुत जल्दी डिग्रेड हो जाता है, हम उसको पहले डीएनए में कन्वर्ट करते हैं। पर अगर 80,000 आरएनए के मॉलिक्यूल थे ना, तो 80,000 डीएनए के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। 80,000 डीएनए, फिर उस 80,000 को हम मशीन में डाल देते हैं। मशीन क्या करती है कि इस 80,000 को हर एक को सीक्वेंस कर देती है। अब हमारे पास 80,000 फाइल्स बन जाती है। क्या बन जाती है? 80,000 फाइल्स बन जाती है। ठीक है। अब जब हमारे पास 80,000 डीएनए की फाइल बन, हमारे पास डाटा आ जाता है। एक्चुअली वो डीएनए की फाइल नहीं होती, वो आरएनए की फाइल होती है। ओरिजिनली वो आरएनए थे ना। यस सर। अब वो मशीन हमें क्या करेगी? 80,000 फाइल हमें भेज देगी। अब हमने ये मालूम करना है कि अभी हमें ये नहीं पता कि फाइल नंबर 1 किस जीन की है, फाइल नंबर 2 किस जीन की है, फाइल नंबर 3 किस जीन की है। हम क्या करेंगे? फाइटोसोम से लेंगे जीनोम। ठीक है, पर क्या हमने जीनोम लिया, इधर जीन 1 है, यहाँ जीन 2 है, यहाँ 3 है। अब हम इन फाइलों को ना इसके साथ अलाइन करते जाएंगे डीएनए की सीक्वेंस को। अगर तो जीन नंबर 1 के साथ 400 800 बार अलाइन होगी इस फाइल, तो मतलब जीन 800 बार एक्सप्रेस हुआ है। जीन नंबर 2 के साथ के सामने कोई फाइल आई नहीं है। ठीक है, अब आईडी कौन सा आएगा? फाइटोसोम वाला। अब ये आईडी कौन सा होगा? जब डाटा आएगा हमारे पास, उस डाटे के अंदर जो आईडी होगा वो फाइटोसोम वाला होगा। वो क्या होगा? फाइटोसोम वाला होगा। लेकिन अगर इन्होंने ये वाला जीन आईडी, ये जो genome है, ये एनसेम्बल प्लांट डेटाबेस से लिया हुआ, आईडी वो वाली होगी, फिर असेंबल वाली आईडी होगी। आपने तो डाटा लिया होगा फाइटोसोम से, लेकिन यहां पर जीन आईडी कौन सी है? एक और डेटाबेस वाली। अब आप अपनी हर जीन की आईडी उस डेटाबेस में तलाश करोगे, उसको फिर इसमें से ढूंढोगे। समझ आई? नहीं, नहीं। अच्छा, ये जो जीन आईडी जब ये फाइटोसोम से हमने डाटा लिया था, उसके साथ अलाइन किया था। अब जो हमारे पास आईडीज आएगी, ये मैं अभी दिखाता हूँ जहां पर फर्ज किया। अब कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ नेसेंट ट्रांसक्रिप्शन प्लांट स्पीशीज हैं, में से हम क्या करते हैं? फ्लेवरिंग से रिलेटेड है, प्रमोटर। एक मिनट में देखता हूँ इसमें से डाटा कौन सा लूँ। डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन ऑन 3 sex type reveal the male sterility relationship graph growth and gene expression in papaya treated with freeze thawing awakening method। ये एक ना डाटा है हमारे पास। क्या है ये? एक एक्सपेरिमेंट था। ये क्या, इसका टाइटल क्या है? अवेकनिंग मेथड। एक फ्रीज था मेथड है जिसके द्वारा हम स्टील को ना स्लोली कूल करते हैं। क्या करते हैं? स्लोली कूल करते हैं। अच्छा, तो ग्लू कूल करने के बाद स्टोर कर देते हैं, फिर उस और उसको बाद था करते हैं, फिर उससे ग्रोथ। अब हमने कुछ ऐसे सीड दिए जिसको के ऊपर ये ट्रीटेड किया, और कुछ को बगैर ये काम किए शो किया। अब ऐसा क्यों करते हैं? पहली बात भी, ऐसा करने की जरूरत क्या पड़ी?
इट मीन्स कोई ना कोई इससे पॉजिटिव चीज होती होगी तो मुझे किया है ना, नहीं तो ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। क्या थी कि सीड को सही करने से पहले हमने एक ट्रीटमेंट दी। देर इज अ पॉसिबिलिटी कि मुझे लगता है कि इस तरह करने से ना उसकी अर्ली फ्लावरिंग आ जाती है, उसकी वर्नालाइजेशन वाला जो पीरियड है ना, वो उसकी जो है ना वेजिटेटिव ग्रोथ या उसका जुवेनाइल पीरियड कम हो जाता है, फ्लावरिंग अर्ली आ जाती है। मेरे लिहाज से इस तरह का काम होता है, क्योंकि इस तरह की ट्रीटमेंट हम इसलिए देते हैं। समझ आ गई? हम चाहते हैं कि जल्दी फ्लावरिंग आ जाए फ्रूट के ऊपर ना। अच्छा, अब ये है, इन्होंने क्या किया कि ये इसको पहले मैं ओवरऑल इसका जो ये है ओवरऑल डिजाइन, असल पढ़ो तो इसमें क्या लिखा हुआ है, खानी ओवरऑल डिजाइन। ठीक है, सिंपल क्या है कि उन्होंने लीफ का डाटा लिया, उसमें से कुछ लीफ ऐसे थे जिनको ट्रीटेड किया होता कोल्ड के साथ, और कुछ को नहीं ट्रीट किया होता। अब इन्होंने सिंपल एक वो एक्सप्रेशन, इसमें नॉर्मली मुझे लगता है टी टेस्ट लगेगा, तो ही इनके अंदर ना। अच्छा, अब ऊपर भी पढ़ ले थोड़ा सा, इसका एक्सपेरिमेंटल समरी क्या है। अच्छा, समरी के अंदर क्या है कि उन्होंने थ्री स्टार मेथड इज द मेथड इन व्हिच सीड्स आर germ cells prior to germination are slowly cooled, stored and था का मतलब होता है दोबारा से है, हाँ डिक्रीज करना। अच्छा, अगर वो उसके अंदर वो बर्फ जम जाए उसको था कर देना ना। To further test the validity of this method, we applied three-star awakening treatment of bias seed. When the seeds was grown under room temperature, उसको normally room temperature पे grow किया। अच्छा, and germination rate increased by more than 40% compared to those that were not subjected to। इनमें जिसकी जर्मिनेशन बढ़ गई है वो किसकी बढ़ी है? 40% इंक्रीज हो गई है जर्मिनेशन। फ्रीज था मेथड से जर्मिनेशन इंक्रीज हो गई है। ठीक है, 40%। अच्छा, अब है एट 60 डेज पोस्ट जर्मिनेशन, जर्मिनेशन हो गई उसके 60 दिन बाद, अब इसको क्या नाम दिया हुआ है? 60 डेज पोस्ट जर्मिनेशन, पीजी, डे पी, डीपीजी। इसको क्या लिखेंगे? डी डे पोस्ट जर्मिनेशन, डे पोस्ट जर्मिनेशन, 60 डेज पोस्ट जर्मिनेशन। ठीक है, ये डाटा इन्होंने दिया। अच्छा, the plant's height was about 1.4 times as high as those of untreated। इनमें जिसको ट्रीट किया था उन पौधों की हाइट भी 1.4% बढ़ गई थी एज कंपेयर टू अनट्रीटेड वन। ये तो वो सारा हॉर्टिकल्चरल काम अभी तक चल रहा है। ये सारा काम क्या है? हॉर्टिकल्चरल काम। हमने सीड्स को था किया, कूल किया, स्लोली कूल किया, था गया, उसको जर्मिनेट किया, उससे जर्मिनेशन भी बढ़ गई। दूसरा, 60 दिन के बाद जब हमने कंट्रोल और ट्रीटेड का कंपैरिजन किया तो पता चला जो ट्रीटेड वाले थे उनकी हाइट भी बढ़ गई। अब ऐसा क्या हुआ कि उसकी हाइट बढ़ गई? ये क्वेश्चन है। अब ऐसा, उस ट्रीटमेंट ने ऐसा क्या किया कि उसकी, अब ये क्वेश्चन रेज होता है यहां से, इससे ये क्वेश्चन रेज होता है कि व्हाट दिस ट्रीटमेंट, ये क्वेश्चन है ना। अब्दुल रहीम, आपका अब्दुल रहीम, आपका नाम मैं भूल गया। नुमान, ये नुमान है, अब्दुल रहीम है। अब दोनों में भी कंफ्यूजन हो जाती है अक्सर ना, पता शक्लें मिलती है या क्या है, मोहब्बत बड़ी है इनकी। ओके, अब ये है कि अब इन दोनों के अंदर कंपैरिजन करना है। कैसे करेंगे कि क्या ऐसा हुआ कि जो ट्रीटेड थे, इस एक्सपेरिमेंट की समझ आइए आपको। आपने मटेरियल मेथड के अंदर ये लिखना है, अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट बाद आपने लिखना है, तो आपने लिखना है कि पहले मटेरियल मेथड के अंदर ये लिखेंगे कि प्लांट लिए, उसको फ्रीज था मेथड के थ्रू ट्रीट किया, फिर हमने उसको जर्मिनेट करवाया, कुछ कंट्रोल को भी जर्मिनेट करवाया, करवाने के बाद फिर हमने उसको 60 डेज आफ्टर जर्मिनेशन हमने उसका डाटा लिया। उससे पहले हमने सीड जर्मिनेशन का भी डाटा लिया, फिर हमने 60 डेज आफ्टर जो जर्मिनेट हो गए से उनका भी डाटा लिया। ये सिर्फ ये कहानी आपने मटेरियल मेथड में लिखनी है। रिजल्ट्स के अंदर क्या लिखनी है? आपने ये लिखनी है कि रिजल्ट्स के अंदर ये लिखना है कि इतने परसेंट जर्मिनेशन हुई, ठीक है,
इतने जीन ओवर एक्सप्रेस, ये वाले जीन ओवर एक्सप्रेस हुए, ये वाले जीन डाउन रेगुलेट हुए, जस्ट ये लिख देना है। अच्छा, डिस्कशन के अंदर आपने लिखना है कि वो डाउन रेगुलेट या अप रेगुलेटेड क्यों हुए। क्या किसी और ग्राफ में भी ये रिपोर्टेड है कि जब पपाया की किसी और वैरायटी के अंदर भी ये रिपोर्टेड है कि जब उसको कोल्ड ट्रीटमेंट देते हैं तो ये वाला जीन ओवर एक्सप्रेस होता है। क्या किसी और ग्राफ के अंदर भी, किसी और एक्सपेरिमेंट के अंदर भी जो जीन आपके अप रेगुलेट हुए हैं, क्या उसी तरह के मिलते जुलते जीन किसी और ग्राफ में, किसी और ट्रीटमेंट, वो भी कोल्ड वाली ट्रीटमेंट हो लेकिन डिफरेंट तरीके से की हो, क्या उसके अंदर भी वो जीन आपने उसका रेफरेंस देता है। तो आपने बता देना कि ओके हमारे जीन ओवर एक्सप्रेस हुए हैं, लेकिन उन क्रॉप के अंदर क्लास आ गई अभी। अच्छा, उन क्रॉप के अंदर भी वो जीन एक्सप्रेस हुए हैं। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन आप इसमें से ये भी ऐड करोगे कि ओके अगर उन क्रॉप के अंदर भी ये जीन ओवर एक्सप्रेस हुए हैं और आपके भी अंदर हुए हैं, इट मींस यू आइडेंटिफाई द जीन दैट कैन। अच्छा, अब आपने ये बताना है कि किसी और क्रॉप के अंदर भी हाइट बढ़ी है, क्या आपके अंदर ही बढ़ी है। अगर उनके अंदर कोई बहुत ज्यादा हाइट का नहीं आ रहा तो आपके अंदर हुई है, तो आपने इसको भी थोड़ा सा और फर्दर एनालिसिस करके, इसके ऊपर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके इस चीज को जस्टिफाई करने की कोशिश करनी है कि आपने बताना है कि उन क्रॉप के अंदर ये हाइट वाले जीन्स ओवर एक्सप्रेस नहीं हुए, लेकिन मेरे के अंदर ये कोड वाले और वो कोड वाले दोनों के अंदर एक्सप्रेस हुए हैं, लेकिन ये हाइट वाले जीन्स उनके अंदर एक्सप्रेस नहीं हुए, मेरे अंदर ये हुए हैं। अब ऐसा क्या है उन जीन्स के अंदर कि हाइट वाले जीन ओवर एक्सप्रेस हुए हैं। क्या उसके ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट डिफरेंट है, उनके अंदर कोई म्यूटेशन आ गई है, नहीं लगी समझ। अब कोल्ड वाले जीन का एक्सप्रेस, कोल्ड क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर स्टिमुलस आता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं वो जाके जीन के एक्सप्रेशन को, इट मींस आपका जो कोल्ड वाला ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है ना, उसकी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंडिंग साइट जिस जीन के अंदर होगी, नहीं लगी समझ, यहाँ पर कंफ्यूजन आ रही है मुझे लगता है। ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शन में जो ऑल्टरेट बात होती है। अच्छा, इट मींस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जिन जिन जीन्स को जाके एक्सप्रेस करवाता है, उन उन जीन्स के अंदर वो उसकी बाइंडिंग साइट्स होती है। फर्ज किया इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के अंदर जिन जीन्स को इन्होंने एक्सप्रेस, जो लॉन्ग जिससे हाइट ज्यादा हो रही है, शायद वो जीन उसी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से एक्टिवेट होते हो और उस क्रॉप के अंदर वो ना होते हो। लेकिन हम ये डाटा कहाँ से लेंगे? अच्छा, ये डाटा मैं इसे अभी समझाने लगा हूँ, इसी से आपने ये डाटा आएगा ना आरएनए से का, इसी के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी वो। ठीक है, उसी के अंदर ही हमारे पास ये इसके अंदर जीन ओंटोलॉजी का डाटा भी आएगा। ठीक है, फिर ये काफी डाटा मिक्स हो के ना, आपने एक्चुअली जीन के फंक्शन को स्टडी करना है। आपने, सॉरी मैं जरा बहुत वो आगे की बात अभी फिलहाल, ओके। अब ये अब इन्होंने कहा है कि 1.4 टाइम हाई होती है इन एडिशन व्हेन बोथ सैंपल आर ग्रोन इन द फील्ड फॉर अबाउट अ ईयर एंड अ हाफ, treated show dark green leaf color and increase the fielding per seed as compared to। ठीक है, अब ये और तरह के एक्सपेरिमेंट भी हो गया इसको अंदर, इट मींस देयर आर लॉट ऑफ थिंग दे हैव स्टडीड ऑन दीज प्लांट्स इवन आफ्टर अ ईयर। ठीक है, अब आपने 60 डेज के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट कर लेना है, वो डाटा जनरेट कर लेना है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि टोटल इसके पास कितने सैंपल्स हैं, ये देखते हैं। अब ये कह रहे हैं कि यहां पर सैंपल है सिर्फ दो, कंट्रोल और ट्रीटेड, कंट्रोल और ट्रीटेड। ठीक हो गया। अब ये, अच्छा फास्टा, वाह। अच्छा बच्चे, इन्होंने ना वो जो 80,000 जीन सीक्वेंस हुए ना, इन्होंने सीक्वेंस का डाटा भी दे दिया है। अब आपने अपने जीन की आईडी ना इन्हीं सीक्वेंस के अंदर ढूंढी है। ये अच्छा हो गया कि इन्होंने फाइटोसोम से नहीं लिया। देखिए ये वाला जो है ना डाटा, ये डाउनलोड किया हमने, हो रहा है डाउन, ये हो गया। ठीक है, एक तो ये डाटा डाउनलोड हो रहा है, ठीक है, ये ऊपर वाला, ये दोनों डाउनलोड हो रहे हैं। जो ऊपर वाला है ना, इसके अंदर वो वैल्यूज है जीन एक्सप्रेशन की, नीचे उसकी जीन की सीक्वेंस है। अब आपने अपने जीन की
सीक्वेंस इसके साथ मैं बताता हूँ। हाल ये आ गया हमारे पास, ये तार में है, इसको हम क्या लेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो अब ये हमारे पास आ गया है, ये भी विन में है दोनों, विन विन, कंट्रोल है और ये ट्रीटेड है। इसको हम क्या करेंगे, फिर एक्सट्रैक्ट ऑल कर लेंगे। ये आ गया डाटा, ये क्या आ गया, ये जीन एक्सप्रेशन का डाटा है। ये क्या है, किनकी काल है, एक तो मैं तो बाद मूवी नहीं रख रहा था, तो उन्होंने रखा करो यार, फिर मेरा तो बाद ना को रखा करो मौजम साहब। सर वो एग्जीक्यूटिव ऐसे बनाऊंगा आपको चेंज नहीं होगा पीछे चलो आज। ओके, अब ये जो डाटा है ना, ये किसका है, ट्रीटेड का। ये क्या है, ठीक है। अब हमारे पास ये जीन है, ये जीन आईडीज है, ये उसके ट्रीटेड का मतलब जीन के एक्सप्रेशन का डाटा है, ये जीन के एक्सप्रेशन का डाटा है। ठीक है, वो जो मैंने कहा था 800 mRNA के मालिक्यूल हैं, उसके अंदर कई फार्मूले लगाते हैं, वो मैं नेक्स्ट मैं बताऊंगा कि वो फार्मूले होते क्या है। लेकिन फिलहाल मैं आपको कंफ्यूजन में नहीं डालना चाह रहा था। ये जो फाइनल जीन एक्सप्रेशन का डाटा है ना, वो ये आ गया हमारे पास, होल जीनोम सीक्वेंसिंग। एग्जैक्टली, ये होल जीनोम सीक्वेंसिंग की है उन्होंने, होल ट्रांसक्रिप्टोमिक सीक्वेंस, इसको हम कहेंगे होल ट्रांसक्रिप्टोमिक सीक्वेंस की हुई है इन्होंने ना। अपनी आईडीज आप इनमें से ढूंढेंगे। अब ये कैसे मिलेंगी, आपने ये देखे ना, ये देखे ना आप, डाउन जब डाउन आएगी ना, डाउन यहाँ पर ये आपका रहा है, वो अभी डाउनलोड डाउन नहीं हुई, कहाँ पर हो रही है वो डाउन, इधर इधर हो रही है ना, ये हो गई है। अब यहाँ पर हम जाते हैं, पाया में जाके आपने आपने एक्सट्रैक्ट ऑल कर लेना है, एक्सट्रैक्ट किया। अब ये आ गई आपकी पपाया की सीक्वेंस, ठीक है। अब ये देखे ना इसके अंदर, अब आपकी ने ना, आपने पता क्या करना है, आपने अपनी सीडीएस की जो सीक्वेंस है ना, ये सारे को कंट्रोल ए कॉपी करके आपने टीपी टूल में जाना है। आपने ना यहाँ जाके गो ब्लास्ट में टू सीक्वेंस सेट में जाना है आपने, इधर आपने ये टोटल सीक्वेंस ऐड कर देनी है। ठीक है, टाइम लगेगा थोड़ा सा। इसकी डीएनए की सीक्वेंस है, ये सीडीएस की सीक्वेंस है। अब आपने इस तरफ अपनी सीडीएस जो रीनेम की हुई है फाइनल, वो आपने ऐड कर देनी है। ठीक है, फिर क्या करेंगे कि इन ये दो, हाँ वो भेजे, वो जो आप अपनी रीनेम सीडीएस की हुई है फाइनल, वो भेज दें। इससे क्या होगा कि हमें आपके जीन आईडी पता चल जाएंगे जो इस के अंदर है। इससे इजी हो जाएगा आपका जीन का जो एक्सप्रेशन का ना एनालिसिस करना, और बड़ा ही इजी तरीके से ये पपाया का, इट मींस ग्रेट, इनमें पपाया के ऊपर काम करना इजी है। ठीक है, हमारा डाटा भी उन्होंने साथ ही दी अवेलेबल है ना। थैंक यू, आप लगा लें। आ जाए यार इधर, आ गया, ये आ गया ना इस तरफ। ठीक है, क्या तेरा नाम, हमाद, भेजे मुझे सीडीएस वाला। थैंक यू, ये याद रहता, मुझे तो भूल जाना।
सबसे भूल गए। वेबसाइट से मिलेगा मैं हाँ, वहीं से मिलेगा। आ गई है। अब ये देखो ना, ये इसका सीटीएस का सीक्वेंस है। अब हमें क्या करूंगा कि इस सारे को कॉपी करूंगा। अब हमें ये मालूम करना है कि ये जो आपका पहला है ना, CPR 1 इसका आईडी उस सीक्वेंस के अंदर कौन सा है, वो मालूम करना है हमने। ठीक है, इसको कॉपी किया, आपने इसको इधर पेस्ट कर दिया, इकट्ठी इकट्ठी कर दिया आपने। और यहां पर आपने क्या करना है कि आपने अब ना इसको आउटपुट देना है। पता है ना कि डेस्कटॉप पे मैं दे रहा हूँ इधर, कह देते हैं ब्लास्ट। क्या कर रहे हैं हम, ब्लास्ट विद हमाद। ठीक है, और यहां पर आपने क्या कर देना, ठीक है, और इसको कर देना स्टार्ट। इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम, और हमें बता देगा कि आपके हर जीन का आईडी क्या है। ठीक है, जब वो आईडी आ जाएंगे, फिर आपने क्या करना है कि उस आईडी को तलाश करना है उस ट्रांसक्रिप्टोमिक डाटा के अंदर। ये है ना ब्लास्ट विद हमाद आ गया ना। ठीक है, इसको अब ये देखना, यहाँ पर ये बता देगा बच्चे, ये देखना, ये जो आपका पहला है ना PR 1 उसका आईडी है ये वाला, ये TR3। ठीक है, अब ये दूसरे का आईडी मिला नहीं है आपको, तीसरे का मिल गया है, तीसरे का ये है। ठीक है, चौथे का, तीसरा, सबका जो जो आईडी मिली जा रहा है ना, आपने ना उस वो आईडी ना कॉपी पे ना एक्सेल पे अलग अलग करते जाना है। फर्ज किया अब आपका ये जो पहला जीन है ना, उसमें से सिर्फ पहले वाला ले लेना। ये कॉपी किया आपने, इसको एक्सेल में ले गए। ठीक हो गया, ये हो गया इसका। अब इसका ये आईडी है। ठीक है, ये साथ में इन्होंने ये वैल्यू इसको चाहे रहने दो। ठीक है, ये हो गया इसके आईडी। ऐसे सारे करके आपने क्या करना है, ये दूसरे का आईडी हमें मिला नहीं है। इसका पे कह देंगे कि इसका नो एक्सप्रेशन वाज फाउंड, या जो नो आईडी वाज फाउंड, या जिस तरह का कह देंगे। ठीक है, अब इसमें ये जो ये है, ये वाला हमने कोई दो नंबरी नहीं करनी। ये नहीं कहना कि हमें कोई और आईडी दे दिया इसके लिए ना, हमने जो चीज है वही बता रहे हैं कि ये इसका हमें फाइंड नहीं हुआ, दैट्स व्हाई दिस वर नॉट इंक्लूडिंग इन द एनालिसिस। ठीक हो गया ना। तो चीजें बहुत सिंपल रखनी है, एथिक्स के साथ हमने चीजों को लेके जाना है, और ना ही इसके ऊपर टेंशन लेनी है कि यार ये ऐसा क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, अब ये नहीं हुआ तो मैं क्या करूं, इसकी आईडी ये होगी हमारी। अब आपने ना इस तरह सारी आईडीज आपके पास आ जाएंगी। अब आपने क्या करना है कि ये दोनों, ठीक है ने, अब आपने ना अपना अपने जीन आईडी, इस टोटल आईडी में से अपने जीन आईडी का डाटा अलग करना है। आपके कितने जीन है, 8 है ना, 8 का 8 का इधर ले लेंगे आप। फर्ज किया आपके 8 के 8 आ गए। अब आपने क्या करना है कि ये जो डाटा डाउनलोड हुआ है ना, आपने टीवी टूल में जाना है, अदर्स में जाके एक्सरो मैनिपुलेट में जाना है। ठीक है, और यहाँ जी आईडी लिख देने हैं, 8 के 8 आपने, फिर का मैं सिर्फ 2 लिख रहा हूँ, लेकिन आपने 8 के 8 आईडी इधर लिख देने हैं। ठीक है, और फिर आपने क्या करना है, और आपकी फाइल मस्ट बी इन नोटपैड, नोटपैड वाली चीज में होनी चाहिए। अभी जो मैंने आपका डाटा डाउनलोड किया था उसको नोटपैड में, ये इधर था, ये वाला डाटा था है ना, ये वाला था। इसमें ये जो डाटा है, ये है ट्रीटेड वाला। इसको पैक करके आपने ऊपर ले जाना, ये बिल्कुल ऊपर, यहाँ ले जाएंगे। आपके जीन आईडी इसमें है और एक्सप्रेशन इसमें है। अब आपने जीन आईडी तलाश करने हैं, तो आपने इसको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है ना, ये क्या लिखा हुआ है, अ, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक मिनट, ट्रीटेड वो लिखा हुआ है।
एक मिनट, हाँ वो हमने ना मीन्स कंटीज आईडी ये लिखा हुआ है, इट मीन आपने पहला वाला भी लेना है, कंटेन हेडर, ठीक है, और ये वाला हमने इस कॉलम के अंदर आपके आईडी है और आपने ऊपर कंटेन हेडर दी, आपने इसको सिलेक्टेड डन कर दिया। अब आपने इसको आउटपुट भी दे देना है, फर्ज इधर ही मैं दे रहा हूँ उसका आउटपुट, और यहाँ पर लिख दें कि जियो डाटा जो भी है ट्रीटेड, ये है ट्रीटेड है, ठीक है, और इसको स्टार्ट कर दिया। अब जब स्टार्ट करेंगे तो सिलेक्टेड कॉलम 0 यस, और इस तरह ये हमारे पास जियो ट्रीटेड के अंदर अब आप देखेंगे कि आपके दोनों जीन्स का डाटा आ गया लगा, नहीं है, समझ आई? वो सिर्फ उन दोनों का और जो 20,000 जीन्स थे उनमें से सिर्फ उन दोनों का डाटा अलग हो गया। इसी तरह ही आपने कंट्रोल का ले लेना है, ट्रीटेड का ले लेना है, कंट्रोल का ले लेना, फिर उसके ऊपर हम टी टैग या अनोवा लगाएंगे। आपने भी अपने जीन आईडी ऐसे ही लेनी है कि जीन आईडी आपने उसके अंदर ऐड करने हैं और उससे क्या होगा, ठीक है। बाकी वे कल चलो तो फूट लग गया बेच। अच्छा एक मिनट, ये देखो ना वो जब हमने वो किया ना वो अलग हो गया, समझ आई ना? ये मैंने देख लिया, ठीक है। तो इस तरह अब हमारे पास जो 20,000 जीन्स है ना, उनमें से सिर्फ आपके जीन का जो डाटा है सेपरेट हो गया। अब आपने नोवा और टी टेस्ट लगाना है तो इस डाटे पे लगाएंगे, और उसमें से देखेंगे कि कौन से आपके जीन्स हैं जो अपरेगुलेटेड हैं, डेग्स हैं, जो जिसकी पी की वैल्यू 0.05 से कम आ रही है, इट मीन वही जीन जो बड़े इंपॉर्टेंट है इस सारे भी इस हाइट बढ़ाने में, देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके उस जीन का कोई रोल हो, ठीक है। चलिए ये इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो इंशाल्लाह अटेंडेंस के लिए